नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। हरियाणा को युवाओं के लिए 75% आरक्षण पर लगी रोक पर बोले दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने साजिश रची उनका करेंगे पर्दाफाश। भाजपा के डिप्टी मेयर के खिलाफ एसएसपी को दी गई शिकायत, कहा झूठा हल्फनामा दिया था इलेक्शन के समय। और मनाई गई बसंत पंचमी धूमधाम से। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौटाला आज पंचकुला के दौरे पर थे। उन्होंने हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती और उसके बाद लगी रोक पर कहा कि जिन लोगों ने हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय किया और आरक्षण पर रोक लगवाई है, उनके खिलाफ वह जल्द ही मोर्चा खोलेंगे और इस साजिश का पर्दाफाश भी करेंगे। पंचकुला के कालका हलके में शनिवार को जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दौरा किया। इस अवसर पर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं उन्होंने 50% लोकल रोजगार कानून के सवाल पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। हरियाणवी युवाओं के रोजगार को रोकने वालों को जल्द उजागर करेंगे। पंचकुला के कालका के दौरे पर हैं आप, विभिन्न गांवों की समस्याएं सुनने आए हैं, तो क्या समस्याएं मेनली यहाँ पर दिखी और कैसे? समस्याएं तो लगभग पंचायती राज महकमे के अंदर गाँव के डेवलपमेंट है, उसी को लेकर के है। और उसके सारे आज मांग पत्र दुष्यंत जी के नाम जो थे वो हमारे लेकर के लिए हैं और दुष्यंत जी सभी अधिकारियों को डायरेक्शंस देके उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, एक 75% नौकरी वाला जो मुद्दा है उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं दुष्यंत जी। लेकिन विपक्ष ने नियत पे सवाल उठाया सरकार की कि युवाओं का धोखा कर रहे हैं। हमारी नियत स्पष्ट है कि हमने हरियाणा के नौजवानों को नौकरी दी और उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हरियाणा में होकर हरियाणवी नौजवानों के रोजगार को रोक रहे हैं, इसको भी हम बहुत जल्द एक्सपोज करेंगे। ये वो लोग जो कोर्ट में हरियाणा के युवाओं के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, वो भी एक्सपोज होने चाहिए और उनको करेंगे। हमारी नीयत स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है और सुप्रीम कोर्ट में हमें जरूर राहत मिलेगी। ना केवल राहत मिलेगी बल्कि इस लड़ाई को जीत करके उस सपने को साकार करेंगे। हमारे दिग्गज नेता थे पहले, चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी चरण सिंह जी, अब उनकी फोटो नहीं है। उसका हमने उस मुद्दे को हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया है। हाँ जी। यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस बॉडी होती है। हाँ जी। और उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं। हम वाइस चांसलर से उसके लिए जवाब मांगेंगे और वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ इनसे प्रदर्शन भी किया है, निश्चित तौर पर संघर्ष होगा, तो आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल होगा। हम गवर्नर साहब से भी इस मामले में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग हरियाणा के युवाओं के खिलाफ कोर्ट में गए हैं उनको भी उजागर करेंगे। हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है, इस लड़ाई में उन्हें राहत मिलेगी। चौधरी बंसीलाल और चौधरी चरणजीत सिंह की फोटो हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया है। यूनिवर्सिटी अलग बॉडी होती, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। हम वाइस चांसलर से जवाब मांगेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला के थाना 5 क्षेत्र में आते सेक्टर 11 में 30 मोबाइल और 5 लैपटॉप चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने चोरी किए हुए लैपटॉप और फोन भी बरामद कर लिए हैं। पंचकुला पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी को पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पंचकुला में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है और पुलिस को आशंका है कि ये दोनों इससे पहले भी कई चोरियों के मामले में शामिल होंगे। चोरी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या था मामला? ये ऐसा था, सेक्टर 11 के अंदर है SCO 47, जिसमें 30-31 की रात को चोरी हो गई थी, जिसमें उसके 30 मोबाइल और 5 लैपटॉप थे, वो चोरी हो गए थे। जो हमने अपनी छानबीन के दौरान और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें दोनों आरोपी हमने पकड़ लिए हैं। उसमें पहला आरोपी था सन्नी, जिसको हमने 3 तारीख को अरेस्ट किया था। उससे हमने 18 मोबाइल और 2 लैपटॉप हमने रिकवर किए थे। उसके बाद कल हमने निहाल गौतम है, उसको अरेस्ट किया है, ये मौली जागरा का है, जिससे हमने 14 मोबाइल और 3 लैपटॉप बरामद कर लिए हैं, यानी कि 100% हमने रिकवरी कर दी है इसमें। तो अन्य मामले भी ऐसा चोरी के इनके कोई और भी कहीं वारदात को अंजाम दे चुके हैं?
हाँ, सभी जो भी मुकदमे हैं सभी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये तो जांच का विषय है और जो भी मामले हैं पिछले भी हैं उनमें भी रिकवरी जल्दी से जल्दी की जाएगी। तो क्या रिमांड की डिमांड की जाएगी कोर्ट से? हाँ, उसमें आज एक दिन का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद पूछताछ करनी है। कोई और भी किसी वारदात में शामिल तो नहीं है, ये पूछताछ उससे करेंगे। चंडीगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शनिवार को सेक्टर 17 प्लाजा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जहां नुक्कड़ नाटक भी किया गया। लेकिन नुक्कड़ नाटक में एक कलाकार ने यमराज के रोल अदा करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर वहां खड़ा एक दर्शक बौखला गया। उसने गाली गलौज शुरू कर दी। उसका कहना था कि यह हिंदू धर्म का अपमान है जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां इकट्ठे हुए लोगों ने उसे शांत किया, लेकिन उस शख्स का कहना था कि वे इस मामले को अदालत तक लेके जाएंगे। चंडीगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा शनिवार को सेक्टर 17 प्लाजा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उस समय हंगामा हो गया जब एक नाटक के मंचन में यमराज का रोल प्ले करने वाले युवक ने कुछ ऐसा कहा जिससे दर्शक दीर्घा पर बैठे एक व्यक्ति ने हंगामा कर दिया। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाने लगा। अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए व्यक्ति ने इसे गलत बताया और विरोध किया। इसके बाद वहां पर चल रहे कार्यक्रम को रोकना पड़ा। हंगामा होता देख मेयर और कमिश्नर वहां से निकल गए। हालांकि उसके करीब 20 मिनट बाद दोबारा प्रोग्राम को शुरू किया गया और उस व्यक्ति को वहां से पुलिस द्वारा भेज दिया गया, जिसके बाद मेयर सरबजीत कौर और कमिश्नर अनिंदिति मिश्रा द्वारा सिंबॉलिक तरीके से कार्यक्रम को समाप्त किया गया। कदे पैसा ले रहा, कदे तरफदारी ले रहा, कदे किसी ले रहा। नाटक है भाई, ये नाटक बंद किया जाए। तुझे हिंदू धर्म की अवहेलना कर रहे हो मेरे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नाटक दे विच भी तुझी भरी समाज दे विच मेरे हिंदू धर्म को लेके आ रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा हिंदू धर्म मेरा। क्या दिक्कत है? बाजार से दिक्कत है मेरे अपने धर्म का। मेरा कदे पैसा ले आ रहे हो, कदे कुछ ले आ रहे होते हैं। बैठो मैडम, बैठो। नहीं, ठीक है। मेयर सरबजीत कौर और डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता ने सेक्टर 17 की मार्केट में जाकर स्टिकर लगाए और लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर लोग नहीं माने तो उन्हें अगर जुर्माना भी लगाना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। स्वच्छता में चंडीगढ़ को नंबर 1 लाने के लिए ये जरूरी है। ये कि चंडीगढ़ को नंबर 1 लाने के लिए अकेली कॉर्पोरेशन या मेयर या कमिश्नर मैम नहीं, हमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। इसके लिए यही किया कि हम प्लास्टिक को बैन करें और जूट के और कपड़े के थैले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसीलिए हर शॉप्स पे जाके ये स्टिकर भी लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता अवेयर हो। मैं यही कहूँगी, अगर नंबर 1 पे लेके आना है आप सबको हमारे सहयोग देना होगा। अगर फिर भी वो नहीं मानते, हमें स्ट्रिक्टली कुछ चार्जेस लगाने पड़ेंगे या उन पे। तो इसलिए इससे बेहतर है कि अगर वो हमारा सहयोग दें तभी हम नंबर 1 पे आ सकते हैं ना। हाँ, हो सकती है अगर इस बात में तो कमिश्नर मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और होना भी पड़ेगा। अगर नंबर 1 पे लेके आना है तो हमें उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इस मुहिम के बारे में यही है कि जी सबका सब भागीदार होंगे, सब भागीदार होंगे तभी शहर आगे बढ़ेगा और शहर का सर्वेक्षण में नंबर 1 आएगा। जैसा कि कहा कि उस सर्वेक्षण के अंदर कॉलम होता है कि शहर की भागीदारी कितनी है, शहर की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, शहर की लोगों में जागरूकता कितनी है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी में हम सबको जागरूक कर रहे हैं। ऐसा है, ये बिल्कुल जैसे अभी मेयर मैडम ने भी आपको कहा कि इसका पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कोई अपनी मंडी में कोई हो या अगर सब्जी मंडी में या कहीं भी होगा तो अगर उसके लाइसेंस कैंसिल करने की नौबत आई तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम पहले जागरूक करेंगे। चंडीगढ़ में साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन भी लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम चुनावों के दौरान वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजीव कुमार मौदगिल ने डिप्टी मेयर बने और इसी वार्ड से चुनाव जीतकर सदन में गए अनूप गुप्ता के खिलाफ एसएसपी चंडीगढ़ को एक शिकायत दी है। इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि अनूप गुप्ता ने झूठा हल्फनामा दाखिल किया था, जो कि गैरकानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने मांग की है कि अनूप गुप्ता के खिलाफ जल्द से जल्द 420 के तहत मामला दर्ज किया जाए।
है जी, उनको खुद ही वो बड़े कंफ्यूज हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट हाजिर करी है कि इन्होंने गलत हलफनामा दिया है। अगर मैं एडवोकेट हूँ और बिजनेस करता हूँ तो उसकी कंप्लेंट बार काउंसिल पे जाती है सबसे पहले, ना कि इलेक्शन कमीशन पे, या फिर कल मैंने सुनने में आया कोई पुलिस कंप्लेंट भी दी है। तो जिसका विषय है सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ। जब वहाँ पे ही अभी विषय नहीं आया तो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन या पुलिस ऑफिस क्या करेगा। तो उसको खुद की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है और मैंने क्या एक्शन लेना है। बाकी जो भी कंप्लेंट उन्होंने दी है, जहाँ जहाँ दी है, हम उसका जवाब देंगे। और हमने कोई भी ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कोई गलत काम नहीं करा है जिसके ऊपर हमारे ऊपर या हमारी पार्टी के ऊपर कोई आँच आए। हम इस पर पूरा स्पष्ट होकर हर जगह जवाब देंगे और जब आपके सामने परिणाम आएगा तब आप बात करेंगे। वो एफिडेविट देता है, जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराते हैं तो एक एफिडेविट देना होता है और उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बिजनेस की, परिवार के बारे में, जो अपनी आपकी आय है, जो क्या है, बैंकों का, परिवार, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो हमने भी दी थी, सभी देते हैं कैंडिडेट जो भी होते हैं। तो पीछे क्या हुआ था कि वार्ड नंबर 11 हमारा है, हम 3 लोगों ने यहाँ से 3 पार्टियों के कैंडिडेट थे हम। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से था, मिस्टर अनूप गुप्ता बीजेपी से थे और ओमकार उल्ख आम आदमी पार्टी से थे। हमने तीनों ने इलेक्शन लड़ा था यहाँ से। तो उसमें क्या हुआ कि एक एफिडेविट दिया गया था बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से। ये 2007 में एडवोकेट का जो इनको लाइसेंस मिला था वो 2007 में मिला था। और जब वो इन्होंने लाइसेंस मिला था एडवोकेट का तो इन्होंने बोला था कि मैं कोई बिजनेस या कोई नहीं करता। उसमें लिखना होता है या सिस्टम होता है कि मैं कोई ना करूँगा। तो इलेक्शन से पहले 2021 में जो एफिडेविट इन्होंने दिया है उसमें इन्होंने अपने आप को बिजनेसमैन बोला है, लेकिन हैं वकील। चैम्बर भी है इनका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैम्बर है, रेगुलर फीस भर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में रेगुलर फीस भरी जाती है। उनके मेंबर भी हैं, जो डायरेक्टरी उनकी है उनमें भी इनकी फ़ोटो है और उनका एड्रेस है, इनका नाम है, सब कुछ है। मतलब आज तक टिल डेट तक ये वहाँ पर फीस भरते हैं। तो एडवोकेट हुए, लेकिन इन्होंने 2021 में जो हल्फनामा दिया है एफिडेविट के थ्रू उसमें अपने आप को बिजनेसमैन लिखा है, जो गलत है। अब हम तो सिर्फ यही एक कानून से, बार काउंसिल से, पुलिस डिपार्टमेंट से यही एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये एडवोकेट हैं या ये बिजनेसमैन हैं, ये पहले क्लियर किया जाए। लोगों को झूठ बोला गया कि मैं एक। पंचकुला के सेक्टर 5 में एक्सटेंशन लेक्चरर लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन लेक्चरर ने आज बसंत पंचमी के मौके पर हवन यज्ञ किया और हरियाणा सरकार के लिए सद्बुद्धि की कामना की है। एसोसिएशन का कहना था कि वह लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर सरकार के अपना मांग पत्र देते आए हैं, लेकिन इस ओर सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती यह धरना बरकरार रहेगा। पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल में लंबे समय से हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है और आज बसंत पंचमी के अवसर पर हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन द्वारा हवन यज्ञ कर सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। आपको बता दें कि हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर लगातार जॉब सुरक्षा और प्रत्येक वर्ष वेतन इंक्रीमेंट की मांग कर रहे हैं। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर कई बार सरकार से बातचीत हुई है, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन 16 फरवरी को आंदोलन के महापड़ाव के तहत अपने परिवार सहित हजारों की संख्या में पंचकुला में एकत्रित होंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। देखो सर, एक्सटेंशन लेक्चर जो हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में 2000 के लगभग लगे हुए, इनको कई साल हो गए काम करते। और ये रोजगार सुरक्षा, महंगाई भत्ता, ये सारी जो हमारी डिमांड है, इनको लेकर हम पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पीछे 28 नवंबर को 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर ने जगाधरी के अंदर यमुनानगर में एक शांतिपूर्वक विशाल प्रदर्शन किया था। उसमें शिक्षा मंत्री जी ने प्रदर्शन में आके कमिटमेंट किया था कि भाई आपकी जल्दी मांग जो है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से करवाऊंगा और आपकी मांग जायज़ है। उसके बाद 28 दिसंबर को हमारा प्रतिनिधिमंडल अपने जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी उनसे उनके निवास स्थान चंडीगढ़ मिला। वहाँ भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन से प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग भी करवाई। लेकिन मीटिंग तो हो रही है, लेकिन कोई स्पष्ट जो है सरकार की इंटेंशन सामने नहीं आ रही है। इसको लेके हरियाणा के
हज़ारों एक्सटेंशन लेक्चर ने 9 जनवरी को यहाँ पंचकुला के अंदर भारी बारिश और तूफान के अंदर मुख्यमंत्री हाउस का घेराव किया था। उस घेराव में भी प्रशासन ने एक्सटेंशन लेक्चर वेलफेयर प्रतिनिधि मंडल की जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी से सीएम हाउस में करवाई थी। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि आपकी मीटिंग जल्दी मुख्यमंत्री से करवाएंगे। लेकिन आज धरने स्थल के ऊपर 1 महीना हो गया है, लेकिन सरकार कोई भी जो ध्यान नहीं दे रही है और सरकार जो है वो तानाशाही के ऊपर डटी हुई है। लेकिन ये सच्चाई है कि 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर जिनको हरियाणा सरकार राजस्व डिपार्टमेंट 2250 HPSC की पोस्ट निकालकर इनको बेरोजगार करने की कोशिश कर रही है। जो साजिश रच रही है उसको कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और अभी आज बसंत पंचमी है, इसलिए अपने आसपास के जो एक्सटेंशन लेक्चर एसोसिएशन मेंबर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो एक हवन कर रहे हैं ताकि हरियाणा सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सद्बुद्धि हो। और यहीं से आज ये ऐलान कर दिया जाएगा कि 16 फरवरी को पूरे हरियाणा के 2000 एक्सटेंशन लेक्चर अपने परिवार समेत या महापड़ाव डाल लेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सर, मैं आपके चैनल से हरियाणा सरकार को ये कहना चाह रही हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं उसमें 70% करीबन 1200-1300 महिलाएं लगी हुई हैं और जो कि पिछले 10 साल से लगी हुई हैं। तो यही है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारी जॉब को रोज़गार को सुरक्षित करना चाहिए और हम सुरक्षित सरकार को करना भी पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी मेहनत से कॉलेजों में पढ़ाया है, मेहनत की है, इतने सालों तक वहाँ अपना मेहनत किया और पिछले 1 महीने से अब यहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं। और अब तो सर हम यहाँ पर धरना स्थल पर फीमेल्स दिन रात रुक रही हैं, तो हम अपना हक लिए ये वापस यहाँ से नहीं जाने वाले। क्या डिमांड्स क्या कर रहे हैं सरकार से? सर, हमारी डिमांड है कि हमारे रोज़गार को 58 साल तक सुरक्षित किया जाए। जैसे स्कूलों में गेस्ट जो फैकल्टी थी पैटर्न, उसी पैटर्न पे हमें सुरक्षित जॉब सुरक्षा दी जाए और हमारे सर्विस रूल बनाए जाएं और एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। गौरीशंकर सेवा दल सेक्टर 45 गौशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर एक खास पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया और पीले चावल लोगों को बांटे गए। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने भंडारे का आनंद भी लिया। गौशाला के संचालक मंडल के एक अधिकारी विनोद ने बताया कि बसंत पंचमी का एक खास महत्व है और इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी की जाती है। भगवान विष्णु को भी आज के रोज पूजा जाता है। शनिवार को बसंत पंचमी थी, यानी कि आई बसंत और पाला उड़ंत। जी हां, लेकिन बसंत का क्या महत्व है, मां सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, यह जानने के लिए हमने बातचीत की आचार्य रोहित कुमार से। क्या कहा रोहित कुमार ने बसंत पंचमी और मां सरस्वती की पूजा के विषय में, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज बसंत पंचमी है और इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए बसंत पंचमी को पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माता सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा आराधना क्यों की जाती है। जानकारी देते हुए पंडित आचार्य रोहित कुमार ने बताया कि वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना विशेष महत्व है। ऐसा ही त्योहार है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती जी का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी एक कथा है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सब तरफ सूना था, कहीं भी स्वर नहीं थी, आवाज नहीं थी। तो वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब जल छिड़का तो एक देवी प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो उनके हाथ में वीणा थी, माला थी, पुस्तक थी, आशीर्वाद मुद्रा में एक हाथ थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वीणा बजाइए। जैसे ही माता सरस्वती जी ने वीणा बजाई वैसे ही पक्षियों को स्वर मिला, मानव को स्वर मिला, नदियों में कलकलाहट हुई, पक्षियों में हुई, पेड़ों में हुई। तब से ये सब तरफ जो है वो स्वर आ गया।
तो जब स्वर आ गया तो इसीलिए इनको स्वर की देवी जो है वो माता सरस्वती जी के नाम से इनको जाना जाता है। कोई भी मंच कला का ऐसा नहीं है जो माता सरस्वती जी की आराधना के बिना वो आरंभ हो सके। माता सरस्वती जी का जो मंत्र बहुत सरल मंत्र है, उनका मंत्र ओम ऐं स सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप जो है ये बसंत पंचमी के दिन अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। पूजा को आरंभ किया जाता है। नीचे पीला आसन बिछा के माता सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद अपने घर के अंदर जो भी तुम्हारी पूजन सामग्री होती है, जैसे रोली है, केसर है, हल्दी है, चावल है, पीले फूल है, पीली मिठाई है, मिश्री दही है, हलवा है, और ये जो है ये सब माता शारदे को श्वेत चंदन का तिलक लगा के ये उनको भेंट करना चाहिए, ये उनको भोग लगाना चाहिए। और हल्दी की माला से ही इनका जो है ये पूजन पाठ जो वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे को इसके अंदर जो विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, वो बातें ये होती हैं, जैसे इस दिन किसी भी कर्मकांडी पंडित जी को पंचांग का दान करना, ये अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। अगर आप पंचांग का दान करते हो और इस दिन जैसे अब हमारा गुड़ी पड़वा आने वाला है, हमारा जो सनातन धर्म का नव वर्ष जो है उसका आगमन भी होने वाला है, इस दिन पंचांग का आरंभ जो है, पंचांग को तिलक लगा के इसका पूजन पाठ करके इसका आरंभ किया जा सकता है और पंचांग का दान भी किया जा सकता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए अनाथ आश्रम हो गए या कहीं गरीब बच्चे होते हैं, उनमें खिलौने बांटने, उनके अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे खिलौने बांटने जो हैं वो बहुत ही अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वहीं पंडित आचार्य रोहित कुमार ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। वीणा वादिनी मां सरस्वती कमल पर आसीन होकर हाथों में पुस्तक लेकर प्रकट हुई थी। इस वजह से मां सरस्वती को ज्ञान एवं वाणी की देवी कहा जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोविड के केस निरंतर कम होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में हालांकि आज 129 नए मामले आए हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई है। अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीज 1902 रह गए हैं। वहीं पंचकुला में आज नए कोविड पेशेंट सिर्फ 2.5 का आंकड़ा ही पार कर सके। यहां 69 नए पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। पंचकुला में अब मात्र 597 एक्टिव मरीज ही बाकी बचे हैं। बात करें मोहाली की, तो मोहाली में भी आज 150 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई थी। वहीं सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागपाल ने कहा है कि बेशक कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है, कोरोना गाइडलाइन की पालना जरूर करते रहिए, वरना ऐसा ना हो कहीं लापरवाही फिर से कोरोना को बुलावा दे दे। देखिए, कोविड का जो प्रकोप है वो फिलहाल मध्यम हुआ है, पर अभी तक कोविड पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। और जितना जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है, इसमें एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मैं कि लोग अभी भी मास्क का पालन करते रहें, मास्क लगाए रखें और कोविड के अनुरूप जो है मानक हैं उसकी पालना करते रहें, ताकि कोविड दोबारा से ना फैले। जनता का सहयोग मिला, लोगों ने टीकाकरण में हमारा पूरा सहयोग किया, इसी कारण से कोविड के केसेस में इस समय कमी आ रही है। देखिए, बच्चों की पहली डोज में काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक हमें नतीजे मिले थे। उसमें जो बच्चे फर्स्ट डोज लगी थी, सेकंड डोज जो है साइकिल के हिसाब से 28वें दिन बाद बच्चों को सेकंड डोज का सरकार ने प्रावधान किया हुआ है उसमें। और इस समय बच्चे हमारे जो स्कूलों के अंदर बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर जो हमारे हैं सेक्टर 45, मनी माजरा 22 और यहाँ पर जो सेक्टर 16 के अंदर जो है बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम पूर्ण रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। बूस्टर डोज के लिए जो सरकार के निर्देश अनुसार जो 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं और जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जो उन लोगों के लिए सरकार ने अभी इसका प्रावधान किया है। और बूस्टर डोज के अंदर हमारे यहाँ पर बहुत उत्साहवर्धक नतीजे मिल रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर केंद्रों में आकर टीके लगवा रहे हैं। और जिन लोगों को, बुज़ुर्गों को जो है कोई समस्या ऐसी है जो अस्पताल तक आने में समर्थ नहीं है या किसी अक्षम्य बीमारी से पीड़ित है, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है कि उनके घर पर भी टीकाकरण किया जाता है उसके लिए, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और अंत में मौसम की जानकारी। लगातार तीसरे दिन भी ट्राई सिटी का तापमान दिन में 13 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंच पाया, जो कि सामान्य से कम है और पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड भी टूटा है। वहीं आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि फरवरी महीने का सबसे ठंडा दिन रहा। 4.7 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान पहुंच पाया। रात के इस तापमान में गिरावट आना लोगों के लिए शुभ संकेत नहीं है और सामान्य से यह तापमान 4 डिग्री कम है।
ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश और अपने आसपास हो रही हर घटना और समाचार के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर आज होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।